हेलो बच्चों। सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए ये कविता रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन, कि आप क्वेश्चन के आंसर्स भी समझाओ। तो उसके बाद मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स लाइन टू लाइन तो मैं समझा नहीं सकता, इतना टाइम होता नहीं है ऑनलाइन क्लास में। तो मैं आपके लिए एक आपका प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं अभी आंसर समझाऊंगा आज। तो आप क्या करिएगा, मैं उस आंसर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आप उसको पढ़िएगा और आप जब जब आपको ये तो समझ ही आ जाएगा कि सर आंसर समझा रहे हैं, और एक-एक वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता उसमें, मान लीजिए कि मैंने सब कुछ समझाया और 4 वर्ड अटक गए, तो आप उनको व्हाट्सएप पर लिख दो या रिकॉर्ड करके ऐसे पूछ लो, मैं आपको उसकी हिंदी बता दूँगा, फिर आप उसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। क्योंकि मेरे लिए आपको आपके सिलेबस की आधी कविताएँ पढ़ाना ज़रूरी है। आधी कविताएँ क्यों कह रहा हूँ? बाकियों के हम सबके क्वेश्चन आंसर ही तैयार करेंगे। सारी कविताएँ हम नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण है कि आपको जो कविताएँ पढ़ाई जाती हैं, वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं, कुछ कविताएँ, ताकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस आराम से मिल जाएँ। समझ गए? तो अभी कविता है आपके सिलेबस में है टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ की ऋतु। तो इस कविता की खास बात क्या है कि ये प्रकृति का वर्णन करती है, और कवि ने ऑटम, ये जॉन कीट्स की लिखी हुई कविता है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। उनको जूनियर रोमांटिक पोएट बोलते हैं। रोमांटिक का मतलब लिटरेचर के अंदर प्यार की बात करने वाला नहीं होता है। रोमांटिक का मतलब होता है नेचर पे कविताएं लिखने वाला कवि। समझ गए? तो कवि ने ऑटम, क्योंकि आपने देखा होगा कि पतझड़ के सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं और फूल पत्ते नहीं उगते। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के अंदर पतझड़ की बात करेंगे तो आपको वहां पर एक चीज खास तौर पे नजर आएगी कि सारी सब्जियां जो है वो पक जाती हैं, फल पक जाते हैं, मधुमक्खियों के छत्तों में इतना शहद इकट्ठा हो जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जिस मौसम को हम नकारात्मकता का मौसम मानते हैं, वो एक्चुअल में सकारात्मकता का मौसम है। क्योंकि जैसे जब फसलें पक जाती हैं, कहने को हरे पत्ते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन खाने को अनाज, मिठास और जो शरीर को पोषण देने वाली चीजें हैं वो तभी मिलती हैं जब चीजें पकती हैं। तो जो सीजन है ऑटम का, वो सकारात्मक सीजन है। अब मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। सीजन ऑफ मिस्ट, धुंध का सीजन है। मिस्ट मैंने धुंध। एंड मेलो, फ्रूटफुलनेस, मेलो मैंने पके और फलों के पकने का सीजन है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। दिवाली के आसपास हमारे यहाँ पे तेज धूप पड़ती है, दिवाली से थोड़ा पहले, और फसलें पकती हैं उस वक्त। आपने देखा होगा बाजरे वगैरह की। तो क्लोज बॉजम का, बॉजम मैंने छाती, क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब बहुत नजदीकी मित्र है। मेच्योरिंग का मतलब तेज चमकते सूरज का। कौन? ऑटम का सीजन तेज चमकते सूरज का बहुत क्लोज मित्र है। कंस्पायरिंग विद हिम, कंस्पायरिंग का मतलब होता है षड्यंत्र करता है, ऐसा लगता है ये सूरज की तेज गर्मी और ये मौसम, के हाउ टू लोड एंड ब्लेस, के कैसे लोड कर दें, भर दें, और ब्लेस यानी आशीर्वाद दे दें फ्रूट को, अर्थात फलों को आशीर्वाद दे दे। किसका? रसों से भरने का। वाइन्स मतलब अंगूर की बेलों को। दैट राउंड द थैच ईव्स रन, जो गोल गोल घूमती हैं। थैच ईव्स का मतलब होता है वो मचान बनाते हैं जिनके ऊपर अंगूर की बेलों को फैला देते हैं ताकि अंगूर के फल नीचे लटके। समझे? उसको थैच ईव्स बोलते हैं। अब ये नए नए शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। रन का मतलब फैलना, जो बेलें फैल जाती हैं। तो जो बेलें फैल जाती हैं, बेलों के पत्ते भले भले झड़ जाएं, लेकिन उनके ऊपर जो फल लगते हैं वो पक जाते हैं, और वो उस गर्मी की वजह से, सूरज की तेज गर्मी की वजह से पकते हैं। और कवि कह रहा है कि ये मौसम सकारात्मक है। टू बेंड विद एप्पल्स, बेंड मतलब झुकाना, और एप्पल्स मतलब जब एप्पल में जूस आ जाएगा तो एप्पल भारी हो जाएगा। और मॉस्ड कॉटेज ट्री, मॉस्ट का मतलब होता है काई लगे हुए, कॉटेज मतलब झोपड़ी के आसपास के पेड़। कि जब बर्फ पड़ी थी या बारिश आई थी तो पेड़ काफी गीले हो गए थे, लेकिन अब पतझड़ है तो काई तो लगी हुई है पेड़ों पर अभी भी, लेकिन पत्ते नहीं है, और पेड़ के ऊपर एप्पल्स जो है वो खूब ज्यादा लग गए हैं, और वो झुक गए हैं पेड़। बेंड बने झुकना। एंड फिल ऑल फ्रूट, और भर दिए हैं सभी पेड़ों को फलों से। विद राइपनेस टू द कोर, कोर मतलब सेंटर, सेंटर तक राइपनेस मतलब पक गए हैं फल। टू स्वेल द गॉड, गॉड का मतलब होता है लौकी, कद्दू। स्वेल मैंने फूलना, लौकी और कद्दू फूल गए हैं, यानी वो हमारे खाने लायक बन गए हैं। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, हेजल शेल्स एक सब्जी होती है। कहता है वो प्लम्प मतलब वो भी फूल गई है, उसको हम खा सकते हैं।
विद अ स्वीट कैरनल, स्वीट मतलब मीठा, कैरनल मतलब उसका सेंटर, गुदा, बीज मीठा हो गया है। टू सेट बडिंग मोर, बडिंग मतलब कलियां, खूब कलियां खिल गई हैं इस मौसम में भी। एंड स्टिल मोर, और ज्यादा, लेटर फ्लावर्स, जो बाद में फूल बनती हैं, फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियां फूल जब खिलते हैं तो आपको मालूम है फूलों से वो मकरंद यानी उसका जो रस चुराती हैं, और वो उससे शहद बनता है। और शहद आपको मालूम है जब चीनी की मिलें नहीं होती थी, ये कविता 200 साल पहले की है, तो चीनी की मिलें नहीं होती थी तो सब घरों में शहद ही इस्तेमाल करते थे मीठा यूज करने के लिए। अनटिल दे थिंक, जब तक कि वो ये नहीं सोचती हैं कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि गर्म दिन कभी भी नहीं खत्म होंगे। कौन ये दे किसके लिए आया बताओ? मधुमक्खियों के लिए, कि मधुमक्खियां इतनी बिजी हैं फूलों से जूस चुराने में कि वो ये भूल गई है कि जो गर्म दिन है वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। फॉर समर, फॉर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि गर्मियों ने हैज ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड का मतलब है ऊपर तक भर दिया है, देयर क्लेमी सेल्स, क्लेमी सेल्स का मतलब है छत्ता, उनके छत्तों को ऊपर तक जूस से भर दिया है, शहद से भर दिया है। हु हैथ नॉट सीन दी, अब कवि ने सीन बदल दिया और उसने प्रश्न पूछा। हु हैथ, हैथ पुरानी इंग्लिश है, इसका मतलब है हैज, दी मतलब है यू, किसने नहीं देखा तुझे, ऑफ्ट मतलब ऑफन, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, अक्सर, अमिड दाई स्टोर, अमिड का मतलब बीच में, दाई मतलब योर, तेरे, स्टोर मतलब वो जगह जहां पे सारा अनाज इकट्ठा होता है। कहता है जिसने ऑटम को नहीं देखा है वो देख लो, उस जगह जहां पे सारा अनाज इकट्ठा होता है वो ऑटम ही है वहां पर, क्योंकि ऑटम के अंदर ही अनाज भरता है। मतलब उस जगह जहां पर खलिहान में सब सारा अनाज इकट्ठा होता है। समटाइम्स, कभी कभी, हु एवर, जो कोई भी, सीक्स चाहता है, अब्रॉड दूर दराज में कहीं देखना, मे फाइंड पा सकता है, दी यहां पर आया यू के लिए। यू कौन है? कवि कविता को संबोधित कर रहा है ऑटम की। अब उसने ऑटम को एक स्त्री मान लिया है, देवी मान लिया है, जो बैठी है सिटिंग केयरलेस, एकदम केयरलेस तरीके से, लापरवाह तरीके से, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब है जहां पे सारा अनाज इकट्ठा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए इसका क्या मतलब है। जब अनाज आ जाता है खेतों से घरों में, या घर के एक जगह ढेर लग जाता है, तो किसान तो बिल्कुल केयरलेस हो जाएगा ना। तो ऑटम सीजन में आदमी कम से कम केयरलेस होता है, अब उसको चिंता नहीं है क्योंकि उसके घर में अनाज आ चुका है। तो उसने ऑटम की देवी को ऐसे बैठे हुए दिखा दिया, और उसको उसका बहुत सुंदर सीन दिखाया। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तेरे बाल ऐसे सॉफ्ट उड़ रहे हैं आसमान में, लिफ्ट मतलब ऊंचे उड़ रहे हैं, बाय द विनोइंग विंड, हल्की हल्की जो हवा चल रही है उसमें। तो आप एक अंदाजा लगाइए, बाल खोलकर एक स्त्री बैठी है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, इसका मतलब है पतझड़ की ऋतु को देवी माना है कवि ने। और ऑन अ हाफ रिब्ड फरो, आधी काटी हुई फरो, फरो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। जो अनाज किसान काट रहा, किसान जो अनाज काट रहा होता है वो क्या करता है, वहां पे गहरी नींद सो जाता है अनाज काटते काटते। कभी देखना खेतों में जब कटाई होती है तो लोग काटते हैं, आजकल मशीनें आ गई हैं, पर पहले जब मशीनें नहीं होती तो लोग अनाज काट रहे हैं, खाना भी वही खा रहे हैं, खाना खाना लेके कोई आ जाता है, फिर वो थोड़ा सुस्ताते हैं। तो कभी ने वो सीन दिखाया है कि कितना अच्छा सीन है। ड्राउज्ड का मतलब ऊंग रहे हैं, विद द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज, पॉपीज का मतलब होता है अफीम के जो फूल उगते हैं, जो उसको पॉपी कहा जाता है, उनकी हवा में, सुगंध में, महक में एक नशा होता है, तो उससे नींद आ गई है उनको। फ्यूम का मतलब वो जो खुशबू आ रही है उन फूलों की। वाइल दाई हुक, हुक का मतलब है दांतली, जिससे काटते हैं अनाज को, ठीक है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेड, छोड़ देता है वो आदमी अगली पंक्ति को, एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर, और उसमें जो बीच बीच में ट्विंड फ्लावर, बीच बीच में जो फूल उगे हुए हैं इसके, मतलब कि फसल पक गई है लेकिन बीज कहीं से उड़ के आ गए होंगे, इक्का दुक्का बीज अफीम के उगे हुए हैं, उनकी फूलों की खुशबू से इतनी सुंदर खुशबू भी आ रही है। अब ये उनके कल्चर की बात है कि वहां पर जब फसल काटते हैं तो ये सीन भी देखने को मिलता है, तो कवि ने एक दृश्य दिखाया नेचर का। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी एक लड़की जो ग्लीन कर रही है, अर्थात अपने चेहरे, अपने सिर के ऊपर भार उठा करके, ग्लीनर का मतलब भार उठाने वाली। दाओ तुम, डस्ट मतलब डस, DOES पुरानी इंग्लिश है, कीप रखती हो, स्टेडी सीधा, दाए तेरा, लेडन मतलब लदा हुआ, सिर हेड मैंने सिर, अक्रॉस अ ब्रूक, और जब पार करती हो नाले को। अब एक सीन दिखाया है कि उस वक्त अनाज को इकट्ठा करके और एक औरत ने अपने सिर पर रखा हुआ है, और वो चलती जा रही है, और अपने सिर को सीधा रख करके भी देखो करो, ऐसे 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 चलती रहती है एक औरत, और वो नाला भी छोटा सा नाला है उसको क्रॉस कर रही है। तो ये जो सीन है अनाज को सिर पर रख करके और क्रॉस करने का, वो भी केवल ऑटम सीजन में ही दिखता है। और ये सकारात्मक दृश्य कैसे हुए बच्चों? क्योंकि सकारात्मक इसलिए कि घरों में अनाज पहुंच रहा है, खाने को मिल रहा है, उसको बेच करके पैसे आएंगे,
शादी होएगी, बच्चों की स्कूल की फीस दी जाएगी, मकान बनेंगे, कपड़े लत्ते खरीदे जाएंगे, और बाय अ साइडर प्रेस। अब ये हमारे कल्चर की दृश्य नहीं है। साइडर प्रेस क्या होता है? एक खास किस्म का प्रेशर वाली मशीन होती है, जिसमें एप्पल को काट करके वो रख देते हैं और उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं, और घंटों धीरे 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 उसका जूस नीचे गिरता है। तो वो जो भी लोग हैं जिनके घर में खेतों में एप्पल उगे हैं, वो बहुत सारी गाड़ियां भर भर के एप्पल्स की लाइनें लगा रखी हैं। एक बार अंदाजा लगाओ, गन्ने की ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई है गन्ने गन्ना मिल के सामने, और सब लोग सब्र से अपना इंतजार कर रहे हैं। पेशेंट मतलब सब्र के साथ, लुक सब्र है सबकी निगाहों में। दाउ वॉचेस्ट, और तुम देख रही हो द लास्ट, अंतिम ऊजिंग्स मतलब टपकना, बूंद बूंद टपकना, आवर्स बाय आवर्स, घंटों। अब ये जो दृश्य दिखाया कि घंटों लोगों के पास फुर्सत है, बात कर रहे हैं, और उनके द्वारा लाई गई एप्पल्स के जूस निकल रहे हैं, फिर वो उनको कंटेनर में भर भर के अपने घर ले जाएंगे, जैम बनाएंगे, उसकी शराब भी बनती है। समझ रहे हो ना? वहाँ पे सर्दी पड़ती है तो घर-घर में शराब बनाई जाती है, और वो शरीर को गर्म रखने के लिए पी जाती है। तो इस तरह से कवि ने दृश्य दिखाया है कि ये सारी चीज़ें ऑटम में होती हैं। फिर कहता है, अब लास्ट जो कविता का अंत है वो बहुत खूबसूरत है। कवि ने पूछा है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? कहाँ हैं बसंत के गाने? आए, अरे, वेयर आर दे? कहाँ गए वो? अर्थात बसंत में जो अच्छा मौसम होता है, लोग गाते बजाते हैं, उसके गाने कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम, उनका मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, दाउ मतलब यू, हैस्ट मतलब हैज, दाई मतलब योर, तेरे पास है तेरा खुद का म्यूजिक। अर्थात पतझड़ का भी एक म्यूजिक होता है। अब क्या म्यूजिक होता है, कवि सुना रहा है। अब वो पहले तो दृश्य दिखाया उसने, वाइल, वाइल माने जब, बार्ड क्लाउड्स लंबे लंबे बादल, बार्क मतलब छड़े, लंबे लंबे बादल हवा चलने से बन जाते हैं। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, उग जाते हैं नए, ब्लूम मतलब खिल जाना, सॉफ्ट मतलब हल्के, डाइंग डेज का मतलब है मरता हुआ दिन, अर्थात ढलता हुआ दिन। अर्थात जब संध्या होती है तो आसमान में लंबे लंबे बादल दिखते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन, स्टबल बोलते हैं खूंटा, जब फसल को काट लेते हैं ऊपर से तो कुछ खूंटे रह जाते हैं, प्लेन मतलब मैदान, और उस खूंटे वाले मैदान को जब, रोजी मतलब गुलाबी, ह्यू मैंने रंग, ढलते सूरज की गुलाबी किरणें जब उसको टच करती हैं उस मैदान को अर्थात खेत को, कहते कितना सुंदर दृश्य होता है, खूबसूरती दिखाई है। देन तब इन अ वेलफुल कॉयर, तब दुख के समूह गान गाते हैं। वेलफुल मतलब दुख के, कॉयर माने समूह गान, ग्रुप में जो सॉन्ग गाते हैं। द स्मॉल नेट्स, नेट्स माने कीड़े, छोटे छोटे पक्षी। मौन, कहता है वो उदासी भरे, मौन मतलब शोक मनाते हैं। अर्थात जो कीड़ों की टुई 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 जो आवाजें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि शोक का एक गाना गा रहे हैं कि ये दिन खत्म हो रहा है, उसका, उसकी मौत का एक संगीत में गाना गा रहे हैं। अमंग द रिवर, और रिवर के आसपास, अमंग का मतलब यहाँ पे आसपास है। सैलोज, सैलोज का मतलब है पीले पीले पत्ते, सैलो मतलब पीलो, पीला पत्ता, जो पतझड़ के अंदर पीले पत्ते वो नदी में गिर गए हैं। बॉर्न अलोफ्ट, या कभी कभी हवा से वो बॉर्न मैंने उठते हैं, अलोफ्ट मैंने ऊपर। अब ये भी म्यूजिक है कि पत्ते हवा में ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं, नदी के अंदर पत्ता गिर गया वो यूं यूं जा रहा है, उधर पक्षी चहचहा रहे हैं, है ना। सिंकिंग, सिंकिंग मतलब डूबना यानी नीचे जाना। एज द लाइट विंड, एज मतलब जैसे ही, हल्की, लाइट मैंने हल्की, विंड मैंने हवा, लिव्स और डाइज, लिव मतलब ऊंची हो जाती है, डाइज मतलब कम हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे हवा ऊपर नीचे होती है तो हम देखते हैं कि पत्ते उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक म्यूजिक है खुद का। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और पूरे बढ़ चुके, लैम्प्स मतलब मेमने, मतलब 6 महीने पहले जो छोटे छोटे बकरी के बच्चे थे वो पूरे बढ़ गए हैं। लाउड मतलब तेजी से, ब्लीट मिमिया रहे हैं, मैं ऐसे कर रहे हैं। फ्रॉम द हिली बॉर्न, हिली मतलब पहाड़ी, बॉर्न का मतलब बाड़ा, वो जो, वो जो दूर पहाड़ी पर एक कोई बाड़ा है, बाड़ा जहाँ पे जानवर रखते हैं, वहां पे बकरी के मिमियाने, बच्चों की मिमियाने की आवाजें आ रही हैं। उधर कवि ने पूरा सुंदरता का दृश्य दिखाया है इसके अंदर, इसमें गुलाबी रंग दिखाया है सूरज के ढलने का। तो कवि कह रहा है कि अगर आप नकारात्मकता से सोचोगे तो ऑटम सीजन आपको, अर्थात पतझड़ का ऋतु आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन इन सब चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें म्यूजिक है खुद का। हेज क्रिकेट्स का मतलब होता है एक पक्षी, वो गाता है, झाड़ी में रहने वाला, क्रिकेट मैंने पक्षी, सिंग गाता है। एंड नाउ, और अब विद ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल सॉफ्ट का मतलब बहुत तीखी आवाज, ओके, ट्रेबल सॉफ्ट मैंने तीखी आवाज। रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट एक पक्षी होता है, विसल्स कहता है वो सीटी मार रहा है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब लिखो झाड़ी, किसी गार्डन की झाड़ी से पक्षी की आवाज आ रही है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलोज मतलब छोटी छोटी चिड़िया, गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, एंड ट्विटर इन द स्काई, चहचहाती हैं आसमान में। तो आपने देखा कि ये एक ऑटम कविता है जिसमें 3 स्टेंजाज हैं। तो कवि ने अच्छी तरीके से जो ऑटम सीजन में चीजें उनको दिखाया। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही आंसर लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, देखिए सबसे पहले कि ये एक ओड है, लिरिक है। ओड का मतलब होता है समूह संबोधित करने वाला एक कविता, लिरिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑटम सीजन पे। और जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड है, जो इंग्लैंड में 1795 में पैदा हुए, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत मिजरीज थे, दुख थे। कहते हैं कि वो बच्चों 25 साल में टीबी से मर गए थे, ओके। और ही उनके जो पिताजी थे वो स्टेबल कीपर थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताया इसमें, थोड़ा सा लाइफ कवि की, जिस कवि ने लिखा है। उनके पिताजी एक अस्तबल के मालिक थे, और पोएट के पिताजी बचपन में मर गए थे, 9 साल की एज थी जब उनकी, और उनकी जो मदर थी वो भी मर गई जब वो 15 के हुए, ठीक है। उन्होंने एनफील्ड नाम का स्कूल अटेंड किया। इस पोएट को, जॉन कीट्स को पहले अप्रेंटिस मतलब तैयार किया गया सर्जन के लिए, अर्थात इनको मेडिकल कॉलेज में डाला गया। एक दिन व्हेन कीट्स वुड हैव बीन लिसनिंग अ सर्जिकल लेक्चर, एक बार इनको सर्जरी का लेक्चर दिया जा रहा था, तो ही सॉ अ सनबीम थ्रू अ वेंटिलेटर। तो रोशनदान से जो सूरज की किरण आ रही थी हॉल में, उसको देखा, एंड ही ओवर ऑब्जर्व्ड ट्रूप क्रीचर्स फ्लोटिंग, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जीव जंतु उस रोशनी में उनको तैरते दिखाई दिए, उस किरण में, रे में। तो ही वाज सो ग्रेटली मूव्ड, वो इतने प्रभावित हो गए, इतने इमोशनल हो गए उस सीन को देखकर, दैट ही गेव अप द जॉब। उसी वक्त उन्होंने वो जॉब त्याग दिया और कविता की तरफ अट्रैक्ट हो गए। उनकी पोइट्री का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, अर्थात किताब है, वॉल्यूम मैंने किताब, वो 1817 में पब्लिश हुई, और लास्ट किताब जो है वो 1820 में आई, और वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से 1821 में मर गए। तो 95 में पैदा हुए और 21 में मर गए। अब आते हैं कविता का इंट्रोडक्शन। ऑटम एक लिरिक है, यानी संगीतमय कविता है। ऑटम सीजन पे इस कविता में कवि ने डिस्क्राइब किया है ब्यूटी ऑफ द सीजन, इसका कलर, इसके फ्रूट्स, है ना, धरती। बाय डूइंग सो, ऐसा करके पोएट हैज चैलेंज्ड द रीडर्स, उन्होंने रीडर्स को चैलेंज किया है। जनरली, क्योंकि आमतौर पे ऑटम को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, प्रोवाइडिंग सॉरो, दुख दिखा करके इन द लाइफ, बट कीट्स हैज डिस्क्राइब्ड इट एज अ प्लेजर प्रोवाइडिंग सीजन, कि ये तो आनंद देने वाला सीजन है। देयर इज अ फाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर, बहुत अच्छा अवलोकन है, देखा गया है इस कविता में प्रकृति को। फर्स्ट 2 स्टेंजास में कवि ने डिस्क्राइब किया है ऑटम को, उन्होंने कई तरह से उसको पर्सोनिफाइड किया है, यानी मानवीकरण किया है अलग अलग तरीके से। इन द थर्ड स्टेंजा देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑटम एंड द स्प्रिंग सीजन, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में जो संगीत होता है, तो हम ऑटम में भी संगीत को सुनना चाहें तो वो कंपैरिजन लास्ट में किया गया। थीम क्या है कविता की? थीम है, द थीम ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ऑन एप्रिसिएशन ऑफ द ऑटम सीजन, है ना। क्या थीम है बताओ? कि ऑटम सीजन का तारीफ किया गया है इसके अंदर, एप्रिसिएशन मैंने तारीफ। इन दिस पोएम द पोएट हैज एप्रिशिएटेड द ऑटम टू इट्स एक्सट्रीमिटी, अंत तक, एक्सट्रीम मतलब हद, हद तरीके से। किसी भी पोएट ने आज तक ऑटम की ये तारीफ नहीं की। मोस्टली द अदर पोएट्स ट्रीट द ऑटम, बाकी के कवियों ने ऑटम सीजन को कैसे ट्रीट किया है? एज द सीजन ऑफ प्रोवाइडिंग पेन्स, कि ये तो सीजन तकलीफ देता है, सफरिंग देता है जिंदगी में, दुख देता है। लेकिन उन्होंने इस सीजन को प्लेजर प्रोवाइडिंग सीजन के तौर पर प्रसिद्ध कर दिया। फिर मैंने ये दो लाइन कविता से लिख दी यहाँ पे। मोस्टली द स्प्रिंग सीजन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेजर प्रोवाइडिंग सीजन, बट Keats has proved that the autumn is not less important than spring. लेकिन स्प्रिंग सीजन को प्लेजर प्रोवाइडिंग सीजन मानते हैं, लेकिन ऑटम भी प्लेजर प्रोवाइडिंग सीजन है। और पोएम को उन्होंने 3 स्ट्रैंड्स मतलब हिस्सों में तोड़ दिया। फर्स्ट में क्या किया है? फर्स्ट में उन्होंने रिच डिस्क्रिप्शन दिया नेचर का, इट हैज प्रूव्ड, और सिद्ध कर दिया कि सीजन जो है प्रॉस्परस यानी अमीरी का सीजन है, ओके, जैसे स्प्रिंग सीजन है, अर्थात बसंत का सीजन है। इन द सेकेंड स्ट्रैंड, दूसरे स्टैंजा में, देयर इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम, ऑटम का इन्होंने मानवीकरण किया, औरत के रूप में दिखाया, देवी के रूप में दिखाया। और इन द थर्ड स्ट्रैंड देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ दिस सीजन टू द स्प्रिंग फॉर म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूजिक के नजरिए से कविता को दिखाया कि अगर आप ऑटम में सुनोगे तो इसमें भी आपको म्यूजिक दिखेगा। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर इन सच अ लाइवली फॉर्म, कवि ने इस तरीके से, जीवंत तरीके से ऑटम सीजन को दिखाया, दैट इट अपीयर्स टू अस दैट, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सारा सीन है नेचर का हैज बीन डिस्क्राइब्ड और प्रिंटेड ऑन द कैनवस, जैसे किसी ने कैनवस, कैनवस का मतलब है किसी कागज पे पेंटिंग कर दी हो। इट शोज द विजन ऑफ अ पेंटर, लगता है कवि को देखकर कि वो कवि नहीं है, वो पेंटर है। दस आता है दिस पोएम प्रेजेंट्स पोएट्स पिक्टोरियल क्वालिटी और हाई इमेजिनेशन। अच्छा, इमेजिनेशन के बिना हम ये सब नहीं कर सकते, तो इससे पता चलता है कि कवि में बहुत इमेजिनेशन है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन कोट कर दी। फिर मैंने इस कविता की समरी दे दी। इन द ओपनिंग ऑफ दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑटम, अमीरी दिखाई है,
प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता। इस ये वो कहता है कि ऑटम जो है वो मिस्ट का और राइपनेस का सीजन है। मिस्ट मतलब धुंध, उस सीजन में धुंध भी दिखती है। ये क्लोज फ्रेंड है किसका? मैच्योरिंग सन का, पकते सूरज का। विद द हेल्प ऑफ सन, सूरज की मदद से ये जो ऑटम का सीजन है वो प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है क्या? सभी फलों को, फूलों को पकना दे रहा है, राइपनिंग दे रहा है। इट इज अ सीजन ऑफ प्रोवाइडिंग स्वेलिंग ऑफ द गुड। लौकियां, कद्दू पक जाते हैं, स्वेलिंग मतलब फूल जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्वीटनेस टू द कैरनल। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हम खाते हैं उनके अंदर जो मिठास होती है वो इसी सीजन की वजह से, कैरनल मतलब उसके सेंटर में मिठास आती है। ये सीजन हमें देता है, प्रोवाइड मतलब देता है, बाद में लेटर फ्लावर भी देता है, विच आर वेरी यूजफुल फॉर द हनी बीज। जो फूल होते हैं वो जो अंत में खिलते हैं उनमें ही से हनी निकाला जा सकता है, क्योंकि दिस प्रोसेस ऑफ सकिंग, सकिंग मतलब चूसना, इज कंटिन्यूड, क्योंकि वो चलता रहता है और मधुमक्खियां शहद बनाती है। इट फिल्स द सेल्स ऑफ हाइव्स, हाइव्स मतलब मधुमक्खियों के छत्ते हनी से भर जाते हैं। दस अतः द पोएट सेज, कवि कहता है, ऑटम इज द सीजन ऑफ फुलफिलमेंट। मधुमक्खियों के छत्ते भरे हुए दिखाने का मतलब है परिपूर्णता का मौसम है, क्योंकि द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर राइपन्ड, क्योंकि फूल और फल पक गए हैं इस सीजन में। इवन इट इज द क्रॉप्स प्रोवाइडिंग सीजन, इसी से हमें फसलें भी मिलती है, बिकॉज दिस इज द हार्वेस्टिंग सीजन। इसी सीजन में फसल कटती है, हार्वेस्टिंग मतलब फसल पकना, कटना। इस सीजन में द पोइट सीज द ऑटम एज एन ओनर ऑफ द ग्रेन्स। इस कवि कवि ने इस सीजन में मालिक दिखाए हैं, ग्रेन मतलब अनाज के, अर्थात किसान। सिटिंग नियर द स्टोर, स्टोर के पास यानी जहां पे अनाज इकट्ठा होता है वहां बैठे हैं। ग्रेन्स इन द फील्ड। दस ही प्रूव दैट ऑटम इज द मोर प्रॉस्पर देन स्प्रिंग। स्प्रिंग में तो केवल फूल होते हैं, लेकिन इसमें तो खाने को अनाज भी मिलता है। सेकंड स्टैंजा में क्या दिखाया है? द पोएट हैज पर्सोनिफाइड ऑटम एंड सीज इट इनटू फोर इमेजेस, चार इमेजेस आई हैं। एक विनोवर, विनोवर का मतलब है धान लेकर ऐसे फटकने वाला, जो उसके बाल उड़ते हैं ना, तो वो जो हवा चलती है इस सीजन में उसी में धान को फटका जा सकता है। धान फटकना क्या होता है? छाजड़े में या किसी बड़ी चीज में अनाज और उसका जो फूस इकट्ठा होता है, उस फूस को अलग करने के लिए एक स्टूल पे खड़े होकर के ऐसे 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 अनाज को नीचे गिराते हैं। तो भारी होने की वजह से अनाज एक जगह गिर जाता है और जो वो फूस होता है वो अलग अलग हट जाता है। तो वो हवा चलती तभी तो होता है ना। रीपर, काटने का दृश्य दिखाया है। ग्लीनर, उसको भारी को बांध करके जाने का सीन दिखाया। और चौथा वाइन ग्रोअर, कि जितने भी लोग हैं वो अनाज एप्पल का जूस निकालने के लिए बैठे हैं, उससे वो शराब बनाएंगे। इसका मतलब है चार तरह के दृश्य दिखाए हैं, ठीक है। फर्स्ट इमेज में द पोएट सीज द ऑटम एज फार्मिंग वुमन, पहले उसने एक अनाज किसानी करने वाली एक औरत दिखाई है, सिटिंग केयर फ्री, जो एकदम केयर फ्री का मतलब समझते हो ना, बिना किसी चिंता के बैठी है ग्रेनरी स्टोर के पास। ग्रेनरी स्टोर का मतलब खलिहान। उसके बाल उड़ रहे हैं हल्के हल्के ड्यू टू द विनोइंग विंड, हल्की हवा की वजह से। इन द सेकेंड इमेज, दूसरी इमेज में पोएट सीज द ऑटम एज अ रीपर, एक ऑटम को फसल काटने वाली औरत के तौर पे दिखाया है। वो इज हार्वेस्टिंग, जो काट रही है द क्रॉप्स, फसलों को, वाइल हार्वेस्टिंग। और जब वो काट रही है, शी बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, तो उसको नशा हो जाता है। किसका बताओ? ड्यू टू द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज, जो कविता में आया था कि जो खुशबुएं या जो खुशबू निकल रही है पॉपीज के फूलों से यानी अफीम के फूलों से। शी फेल अस्लीप नियर द ट्विस्टेड फ्लावर्स इन द हाफ रिब फील्ड, आधे काटे हुए फील्ड में वो बीच में सोती हुई दिखाई है, काटते काटते थकी हुई, है ना। और साथ में उसको ये भी बताया कि शायद उसको नशा हो गया हल्का सा। नेक्स्ट, अंत लास्ट में, सॉरी, अगले सीन में पोएट सीज द ऑटम एज अ ग्लीनर, भार ढोने वाली औरत के तौर पे जो उठा के ले जा रही है घर। वो इज क्रॉसिंग अ रिवर, रिवर मतलब छोटी सी नदी। लेडन हर हेड, जिसके सिर पर लदा हुआ है भार, विद द ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट, अंत में पोएट सीज ऑटम एज द वाइन ग्रोअर। वाइन का मतलब क्या है? वाइन के दो अर्थ, दो स्पेलिंग है, एक WINE, एक VINE। वाइन ग्रोअर का मतलब है अंगूर की बेलें उगाने वाले, जिससे जूस निकलता है। या वाइन का एक मतलब और भी होता है जिससे अपन शराब बनाते हैं, वो जो जूस है। तो साइडर प्रेस मैंने उस कविता में बता ही दिया आपको, जूस को एक्सट्रैक्ट यानी निकालने की मशीनें लगी हुई हैं और सब शांति से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और तीसरे स्टैंजा में क्या दिखाया है? इन द थर्ड स्टैंड द पोएट कंपेयर्स ऑटम टू द स्प्रिंग सीजन। उसने स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया, जिसमें म्यूजिक दिखाया है ना। और वो पूछता है ऑटम से कि भाई तेरे म्यूजिक का क्या करें, पर वो कहता है कि तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूरज के अस्त होते वक्त, द रेडिश कलर, वो जो लाल लाल रंग है, इज स्प्रेड, फैल जाता है इन द होल एटमॉस्फेयर, सारे वातावरण में। एट सच अ टाइम, ऐसे वक्त पे, द स्मॉल इंसेक्ट्स टेक अ फ्लाइट, छोटे छोटे कीड़े उड़ान भरते हैं अपवर्ड आसमान में। जब विंड बिकम स्लो, जब विंड हल्की हो जाती है, हवा, दे सिंक बैक, और वो वापस धरती पर आ जाते हैं जब जब हवा हल्की हो जाती है। और फिर ब्लीटिंग ऑफ द शीप, जो मेमने भेड़ के भी होते हैं और बकरी के भी होते हैं, उनको ब्लीटिंग यानी रंभाते, मिमियाते दिखाया है। ब्लीटिंग मतलब मिमियाना, मैं की आवाज करना। इज ऑल्सो सोर्स ऑफ म्यूजिक, अगर तुम सुनोगे तो वो भी एक म्यूजिक का मतलब स्रोत है।
और सॉरोफुल सॉन्ग्स है ग्रास ऑफर्स के, टिड्डे, टिड्डे जो गाना गाते हैं, जो नेट्स के नाम से कविता में आए हैं। रेड ब्रेस्ट नाम का पक्षी चहचहाता है, वो ये सब दिखाया है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स में देखो, पहला पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन, आप इसको पढ़िएगा। इसमें तरह तरह के जो प्रकृति की चीजें उनको पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। और ये एक पोइटिक टेक्निक होती है कविता में। अच्छी ओड लिखनी हो, ओड मतलब एड्रेसिंग सॉन्ग, जो ये कविता है, इस में कवि ने विविड, मतलब देखिए तीसरी लाइन में जो शब्द आ रहा है विविड, मतलब विस्तृत सेंस ऑफ रियलिटी उत्पन्न करने के लिए राइटर ने ऐसे लगा जैसे, क्योंकि वो प्रकृति की चीज को हमें समझाएगा कैसे जब तक कि वो पर्सोनिफिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद द मूड ऑफ सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, दुख का एक जो एटमोस्फेयर है वो क्रिएट किया है कविता ने, रिच मूड ऑफ सेरेनिटी, ठीक है। कविता पढ़ने का फायदा कब होता है, जब कविता पढ़ करके मूड बदले हमारा, ठीक है। जैसे कोई भंगड़े का गाना सुनकर हम नाचने का मन करें, इसका मतलब है गाना सही बना है। तो देर आर नो क्वेश्चंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कविता में ना तो कोई प्रश्न उठाए गए हैं, ना ही कोई चिंता व्यक्त की गई है कोई, ठीक है। कविता में बस सिर्फ ये बताया है कि इट्स अ प्रिल्यूड टू विंटर, कि सर्दियां आने से पहले का गाना है ये। प्रिल्यूड मतलब गाना, बट ये सीजन जो है वो फुलफिलमेंट का, बाकी सारे वर्ड्स तुमको मैंने ऑलरेडी समझा रखे, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक वर्ड है चौथी लाइन में कंटेंटेड, इसका मतलब होता है संतुष्टि का पीरियड है ये। फिर ग्रीक स्पिरिट, ये आपको बहुत जानना जरूरी है, ये आंसर में लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये देवी देवताओं का रेफरेंस जो दिया है कि ऑटम को एक देवी दिखाया है, इसे कहते हैं यूनानी स्पिरिट, ग्रीक भाव। कविता में ग्रीक भाव है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ग्रीक कल्चर, जो यूनानी लोग होते थे वही देवी देवता मानते हैं हिंदुओं की तरह। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर कवि ने ग्रीक ऑटम का पर्सोनिफिकेशन करके और ग्रीक देवी देवता क्रिएट किए, इसलिए इस कविता में ग्रीक स्पिरिट है। फॉल्टलेस इन क्राफ्टमैनशिप का मतलब है कलाकारी के तौर पर इसमें कोई कमी नहीं है कविता में। कवि एकदम कलाकार की तरह पिक्टोरियल क्वालिटी दे रहा है। इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन एक वर्ड आया, इसका अर्थ होता है कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्रेस किया। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था नहीं है बच्चों, इसका मतलब है कम शब्दों में अपनी बात कहना, ठीक है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, सॉल्म का मतलब भी गंभीर, कवि ने गंभीर एटमॉस्फेयर दिखाने की कोशिश की है। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कवि ने हमारे सामने चित्र खींच दिया हो, ग्राफिक मतलब चित्र, ठीक है। और जैसे कि पर्सोनिफिकेशन हमारे सामने ही है। एक वर्ड आ रहा है चौथी लाइन में, प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब लिखो उदासी भरा। मॉर्नफुल आपको पता ही है, उदासी भरा संगीत दिखा करके कवि ने ऑटम का सीजन को अच्छा सीजन मानते हुए और उसको थोड़ा सा गंभीर भी दिखाया है। मीटर कविता का क्या है, मीटर का मतलब होता है, कविता में एक 33 लाइन की कविता है जिसको राइटर ने 3 स्टैंजा में डिवाइड किया है, यानी 11-11 लाइन के 3 स्टैंजा है। हर कविता में ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। राइम स्कीम है ए बी सी डी सी डी सी सी ई, ठीक है। तो ये आप अगर याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो कम से कम मीटर लिख करके मेलोडी लिख देना कि कविता में काफी ज्यादा मेलोडी है, अर्थात संगीतमय कविता लिखने की कोशिश की है। फिर लास्ट है कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए लिटरेचर के स्टूडेंट को जितने ज्यादा पॉइंट बना करके आंसर देने का मन करे आपको देना चाहिए। अब ऐसे देखने से लगता है कि कवि बहुत गहरा अध्ययन कर रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करना, अध्ययन करना नेचर का, ठीक है। और उसके बाद में ग्लिम्स मतलब नजारा ले रहा है नेचर का, प्रकृति का, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग बाय इट, उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है। चैलेंजिंग एटीट्यूड, कवि के अंदर एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है, वो चैलेंज कर रहा है कि जिस मौसम को सब नेगेटिव कह रहे हैं उसको वो पॉजिटिव सीजन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब वो चैलेंज कर रहा है। पिक्टोरियल क्वालिटी, फिर से वो एक पॉइंट आ गया, इस कविता के अंदर एक पिक्टोरियल क्वालिटी है। पिक्टोरियल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे चित्र खींचा है पेंटर की तरह शब्दों के माध्यम से, उसे पिक्टोरियल क्वालिटी कहते हैं। और कंक्लूजन क्या है कि आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, तो उसने बहुत सुंदर तरीके से ऑटम का रेफरेंस दिया है। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दे दिया, दूसरा सेंसुअसनेस ऑफ कीट्स, इसी में आप ऐड कर देंगे कि कवि, इस जॉन कीट्स को सेंसुअसनेस का कवि माना जाता है। सेंसुअसनेस का मतलब होता है ये हमारी इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है। जैसे अब इस कविता को हमने पढ़ा तो हमको लगेगा आंख भी बिजी हो रही है, कान भी बिजी हो रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक भी सुना रहा है, चीजें दिखा भी रहा है और फ्यूम्स सुंघा भी रहा है हमको, है ना। तो सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ फीलिंग, चारों पांचों इंद्रियां जो है वो हमारी वो एक्टिव कर देता है ये कवि, इसलिए इसको सेंसुअसनेस का कवि कहते हैं, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल है, जैसे सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ वॉचिंग, इनका सेंस ऑफ टेस्टिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, ठीक है। फिर है सेंस ऑफ हियरिंग, गाना सुना है। फिर ओड टू ऑटम, ये लंबा आंसर मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप इसको इतना लंबा याद कर लोगे तो कम से कम 4 पेज का आंसर आप दे सकते हो। विजन ऑफ अ पेंटर, अब ये बात दोहरा रहे हैं हम, मान लीजिए ओड टू ऑटम पे आपको विजन ऑफ अ पेंटर के तौर पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको वही सारी बातें लिखनी है।
अब ये सारी चीजें वो हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद किसी एक और लेक्चर में आपको एलईजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड जिसका पहला लेक्चर भेजा था उसका आंसर भी समझा दूंगा। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे कि आज सर ने हमें आंसर भी समझाया है। मैं और भी आंसर समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें आप, ठीक है। कभी लेक्चर में 2-3 दिन की लेट हो जाए तो समझ जाया करो कि या तो दूसरी क्लासेस का काम कर रहे हैं सर, या सर बिजी हैं, या मैं कुछ नोट्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। बिजी हमेशा मैं आप ही लोगों के लिए रहूंगा। मेरा मकसद है कि मेरे बच्चे जो है अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर लाएं और वो अगले साल भी हमारे से ही पढ़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।